बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईटा इंजीनियरिंग 2020 के टेस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ईटा 2020 इंजीनियरिंग में जितने भी MCQs आए थे, हर एक MCQs को हम आज की वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ साथ इन MCQs के साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी MCQ हैं, इन MCQ की जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स या टिप्स हो सकते हैं उसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला MCQ है, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile both thrown with the same condition at the same time is। पहला ऑप्शन है 0, B ऑप्शन है G, C ऑप्शन है 2G और D ऑप्शन है -G। तो डियर स्टूडेंट, ये MCQ बुनियादी तौर पर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं पहले MCQ की, जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। प्रोजेक्टाइल मोशन, इस MCQ में आपको बताया गया है कि आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं। एक प्रोजेक्टाइल 1 है, उसको भी एक खास कंडीशन के तहत प्रोजेक्ट किया गया, दिस इज प्रोजेक्टाइल 1, और इसको भी एक खास कंडीशन के तहत प्रोजेक्ट किया गया। और इस प्रोजेक्टाइल की आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन -g के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पर, प्रोजेक्टाइल के फ्लाइट के किसी भी पॉइंट पर उसकी जो एक्सेलरेशन होती है ये -g के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, आप प्रोजेक्टाइल का ये पॉइंट लेते हैं, इसकी ट्रेजेक्ट्री का ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी एक्सेलरेशन -g है। मतलब यह है कि यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और माइनस का मतलब यह है कि ये डायरेक्टली डाउनवर्ड है। तो हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन डायरेक्टली डाउनवर्ड होगी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। चाहे आप ये पॉइंट ले, चाहे आप ये पॉइंट ले, चाहे आप ये पॉइंट ले। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पहले प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है, जिसको हम A1 बोलते हैं, ये -g के बराबर है। अब दूसरा प्रोजेक्टाइल है हमारे साथ, उसको भी इसी कंडीशन के तहत प्रोजेक्ट किया गया। सेम कंडीशन से मुराद ये है कि इसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और इसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी सेम है। इसके लिए हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए भी हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि दोनों प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया सेम कंडीशंस के तहत प्रोजेक्ट किया गया। अब अगर हम इस प्रोजेक्टाइल 2 को ले लेते हैं, तो इस प्रोजेक्टाइल 2 की भी किसी भी पॉइंट पर, इसके ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 होगी और डायरेक्टली डाउनवर्ड होगी। चाहे हम ये पॉइंट ले लें, चाहे हम ये पॉइंट ले लें, चाहे हम ये पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की भी जो एक्सेलरेशन होगी ये -g के बराबर होगी। मतलब ये है कि ये इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। और ये भी याद रखिए कि यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगी। चाहे ये ऊपर जा रहा हो, चाहे ये नीचे आ रहा हो, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली डाउनवर्ड्स होगी। इसलिए इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे साथ A2 बनेगी। वैसे अगर हम चाहे तो इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोजेक्टाइल कितना होगा। अब डियर स्टूडेंट, याद रखें, एक प्रोजेक्टाइल की, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को लेते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में,
इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह इसकी भी एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इन दोनों प्रोजेक्टाइल की जो पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी है वो एक जैसा है। पहले प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन, पहले प्रोजेक्टाइल की जो चेंज इन वेलोसिटी है पर सेकंड वो भी 9.8 है, और ये जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है इसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है पर सेकंड वो भी 9.8 है। अब एक की जो 9.8 चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो दूसरे की भी वेलोसिटी में पर सेकंड चेंज 9.8 आ रहा है। इसलिए एक प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोजेक्टाइल जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 के बराबर होगी। वैसे अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना भी चाहे तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है ये बराबर होगी इस प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, या इस प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस को हम बोलते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। और रिलेटिव एक्सेलरेशन बराबर होती है किस चीज़ की? एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल। अब जैसा कि आप देख रहे हैं a1 जो है ये हमारे साथ माइनस g के बराबर है, यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं, और ये जो a2 है ये भी हमारे साथ माइनस g के बराबर है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे साथ माइनस जी माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस, और यूं ये हमारे साथ रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी, ये और ये कैंसिल होंगे, हमारे साथ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसीलिए इस एक प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 के बराबर होती है। इसलिए पहले MCQ में हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है इस MCQ के लिए। अब डियर स्टूडेंट, यहां पर एक और भी टेक्निकल पॉइंट है, और वो ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो समिट पॉइंट है जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, इसका जो समिट पॉइंट है, इस समिट पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन कितनी होगी? अगर कोई आपसे ये पूछे कि समिट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन इस हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन कितनी होगी जब ये समिट पॉइंट को टच करता है? तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि इस मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो याद रखें डियर स्टूडेंट, इस हाईएस्ट पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन g के बराबर है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो g के बराबर होगा और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर भी प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन क्यों होती है? तो इसके जवाब ये हैं कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये भी याद रखें डियर स्टूडेंट, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल पर इसके फ्लाइट के दौरान हर एक पॉइंट पे एक्ट करता है। चाहे प्रोजेक्टाइल यहाँ पर हो फिर भी डाउनवर्ड फोर्स इस पर लगेगा, अगर यहाँ हो फिर भी डाउनवर्ड, यहाँ है फिर भी डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर भी प्रोजेक्टाइल पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, need force create acceleration and the direction of acceleration will be always towards the direction of the applied force। ये तो आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ में सीखा होगा। तो यहाँ पर भी चूंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन होगी और इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगा। दूसरी बात यह है कि आपसे यह भी पूछा जाता है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी। यह भी एक अहम पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए हाईएस्ट पॉइंट। अगर कोई आपसे यह पूछे कि द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? अब डियर स्टूडेंट, यहां पर दो बातें जो है वो जहन में रखनी चाहिए।
प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दरअसल रिजल्टेंट वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का और प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी, ये v से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये v जो है ये दरअसल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का बना हुआ है। तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप लोगों को पता है ये थ्रू आउट ऑफ द फ्लाइट कांस्टेंट होता है। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसकी होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जबकि वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होती है लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। अब यूं भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर 0 के बराबर हो जाता है। अब यहां पर कुछ बातें जो है वो आपने अपने साथ नोट करने हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो इसका जवाब है 0। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट ऑफ द फ्लाइट कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पर अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करने वाला कोई भी फोर्स नहीं होता। इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सारे फ्लाइट के मुकाबले में मिनिमम होगी लेकिन 0 नहीं होगी। याद रखें, फिर से सुने, प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है लेकिन 0 नहीं होता। बालफाजी दिगर आप यूं भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो उतनी ही होती है जितना कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट पर 0 के बराबर होता है। बात करते हैं MCQ नंबर 2 की। ये कहता है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस दैट कीप ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज 2, 3, 4 और 5। अब इस MCQ में आपसे पूछा गया है कि आपके पास कम से कम कितने इक्वल फोर्सेस होने चाहिए ताकि इसका जवाब आपके पास 0 आ जाए और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए। कम से कम कितने इक्वल फोर्सेस आपके पास हो जो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सके। अब पहली बात तो यह है कि इक्विलिब्रियम है क्या। आपको पता है कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब हो सकती है अगर इसके ऊपर नीट फोर्स 0 हो जाए और इसमें पैदा होने वाली जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमारे साथ कम से कम कितने इक्वल फोर्सेस होने चाहिए ताकि इसके नतीजे में हमारे साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, या इन दोनों फोर्सेस का या इन इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमारे साथ 0 के बराबर आ जाए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक फोर्स ये है, ये आपके साथ फोर्स है F1 फोर्स है, ठीक है, ये हमारे साथ F1 फोर्स है 5 न्यूटन के बराबर है, और ये हमारे साथ दूसरा फोर्स है F2, ये भी 5 न्यूटन के बराबर है। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को हम एक बॉडी के ऊपर इस तरह लगाएं कि ये F1 फोर्स जो है इसको हम इस सीमत में ले लें, ठीक है, ये हमारे साथ 5 न्यूटन है, और दूसरा फोर्स जो है इसको हम इस सीमत में लगाएं, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 5 न्यूटन है। अब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है
और दोनों एक दूसरे पर एक्ट करते हैं, 180 डिग्री के साथ एक दूसरे पर एक्ट करते हैं। और यूं आप देख सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो नीट फोर्स बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। और ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी है, वो ना तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होगा ना ही राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा। F1 फोर्स के इफेक्ट को F2 फोर्स का इफेक्ट जो है वो कैंसिल करेगा। और आप देख भी सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों फोर्सेस को हमने इस एक बॉडी पर इस तरह अप्लाई किया कि दोनों फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन इस पर एक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। इस सूरत में हमारे साथ नीट फोर्स 0 होगा। और जब नीट फोर्स 0 होगा तो इस बॉडी के अंदर पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे साथ 0 के बराबर होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पर अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा दूं और इस फोर्स और इस पेन पर इस हाथ से मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दूं, तो आपके ख्याल में ये पेन जो है वो लेफ्ट मूव करेगा या राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा? क्या ख्याल है आपका? याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर है तो ये पेन ना तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा ना ही राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये अपनी जगह पर साकिन होगा। साकिन होने का मतलब ये है कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है। और किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन जब 0 होगी तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इक्विलिब्रियम वाले बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम और एक्सेलरेशन की एक साथ नहीं लगती। अगर एक्सेलरेशन है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा और अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब इन दोनों फोर्सेस के नतीजे में इस पेन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और जो ही इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब यह है कि ये पेन इन दो फोर्सेस के नतीजे में इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो याद रखिए, अगर हमने किसी इक्वल फोर्सेस के जरिए किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो कम से कम हमारे साथ कितने फोर्सेस होने चाहिए? 2 फोर्सेस होने चाहिए। 2 फोर्सेस ही, कम से कम 2 फोर्सेस ही होने चाहिए और इक्वल फोर्सेस होने चाहिए अगर हम किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं। इसलिए इस MCQ में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको बताया गया है कि 2 इक्वल फोर्सेस ही किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। कम से कम आपके पास 2 इक्वल फोर्सेस होने चाहिए अगर आप किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो। एक और बात भी अपने जहन में रखें और वो ये है कि सिंगल फोर्स जो है ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। सिंगल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होता है और सिंगल फोर्स किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप अपने जहन में रखें। बात करते हैं MCQ नंबर 3 की। अब MCQ नंबर 3 क्या कहता है? द अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन द एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 17%. What will be uncertainty in the volume of that sphere? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4.5%, बी ऑप्शन है 25.5%, सी ऑप्शन है 8.5% और डी ऑप्शन है 34%। अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और वो अहम पॉइंट्स ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक सर्कल है। अब डियर स्टूडेंट, सर्कल के हवाले से और स्फीयर के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में हर एक स्टूडेंट को हर वक्त ज़बानी याद होने चाहिए। कुछ फार्मूले में अभी आपको बताने वाला हूँ जो सर्कल और स्फीयर से रिलेटेड है। ये फार्मूले आप हमेशा याद रखें और ये आपके काम के हैं, बहुत सारी जगहों पे आपके काम के हैं और हर एक स्टूडेंट को ये फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे साथ दायरे का क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस, तो किसी दायरे का जो सरकमफेरेंस है ये क्या होता है? तो किसी दायरे का जो सरकमफेरेंस है, इससे मुराद ये है कि आपने दायरे पर यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ से आपने भागना शुरू किया, आप रन कर रहे हैं,
तो यहाँ से लेकर जब आप दोबारा यहाँ तक पहुँचे तो आपने इस दायरे में जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसको हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का नाम जो है वो दे सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि द मैक्सिमम पॉसिबल आर्क सबटेंडेड इन ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। किसी भी दायरे का जो सबसे मुमकिन ज़्यादा से ज़्यादा अर्क हो सकता है इसको हम सरकमफेरेंस का नाम दे सकते हैं। या आसान लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस दायरे का जो टोटल लेंथ है इसको हम सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। और सरकमफेरेंस को हम c से ज़ाहिर करते हैं और ये 2 पाई r के बराबर है, जबकि r जो है ये इस दायरे का रेडियस है, ये इस दायरे का सेंटर है। अब दूसरे नंबर पे है इस दायरे का एरिया। तो इस दायरे का जो एरिया है इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए और एरिया ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला है ये हमारे साथ पाई r स्क्वायर के बराबर है। ये हम बातें कर रहे हैं, ये हम फार्मूले नोट कर रहे हैं जो रिलेटेड है किसके साथ, सर्कल के साथ। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि अगर किसी सवाल में आपको सरकमफेरेंस दिया गया हो और एरिया के बारे में पूछा गया हो, या एरिया दी गई हो सरकमफेरेंस के बारे में पूछा गया हो और आपको रेडियस नहीं दिया गया हो, तो इस सूरत में आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। कहने का मकसद ये है कि वो कौन सा फार्मूला है जो किसी दायरे के एरिया और सरकमफेरेंस को आपस में इंटरलिंक करता है। देखिए ये फार्मूला है सरकमफेरेंस का, ये फार्मूला है एरिया का। अब हम लिख रहे हैं रिलेशन फॉर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। इसके लिए रिलेशन किस तरह होगा, तो एक ऐसा फार्मूला जो किसी दायरे के सरकमफेरेंस और एरिया को आपस में इंटरलिंक करता है वो इस किस्म का है कि सरकमफेरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एरिया। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो किसी दायरे के सरकमफेरेंस और एरिया को आपस में इंटरलिंक करता है। तो डियर स्टूडेंट, किसी सर्कल के हवाले से ये 3 फार्मूले आपको हर वक्त याद होने चाहिए। एक फार्मूला सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का है, दूसरा एरिया ऑफ ए सर्कल का है और तीसरा एक ऐसा फार्मूला है जो रेडियस के बिना एरिया और सरकमफेरेंस को आपस में इंटरलिंक करता है। अब नेक्स्ट है हमारे साथ क्या, स्फेयर। अब स्फेयर जो है ये 3 डायमेंशन फिगर है हमारे साथ, बुनियादी तौर पर ये हमारे साथ एक स्फेयर है, ठीक है। अब स्फेयर का एरिया जो है इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। स्फेयर का एरिया का फार्मूला जो है ये इसी एरिया के साथ आप 4 लगा दे तो ये स्फेयर का एरिया बनेगा। तो स्फेयर का एरिया जो है ये 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो किसी भी स्फेयर का रेडियस आपको अगर मालूम है, रेडियस अगर आपको दिया गया है तो आप इस स्फेयर का एरिया मालूम कर सकते हो। स्फेयर का वॉल्यूम भी होता है जबकि सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता। स्फेयर का वॉल्यूम भी होता है और स्फेयर के वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो इसका किस्म का है कि 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे साथ एक ऐसा फार्मूला है जो किसी दायरे के वॉल्यूम और रेडियस को आपस में इंटरलिंक करता है। अब यहाँ पर भी वही सवाल कि अगर हमें किसी स्फेयर का एरिया दिया गया हो और वॉल्यूम मांगा गया हो तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब ये है कि स्फेयर की सूरत में वॉल्यूम और एरिया का आपस में रिलेशन का फार्मूला किस किस्म का होगा। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आप ये फार्मूला अपने साथ नोट करें कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज इक्वल टू 1/6 एंड पाई अंडर द रूट और एरिया की पावर 3/2। अब ए जो है ये स्फेयर का एरिया है, v जो है ये स्फेयर का वॉल्यूम है, पाई अंडर रूट एंड 1/6 पाई अंडर द रूट और a की पावर 3/2। अब स्फेयर के हवाले से ये 3 फार्मूले आपको हर वक्त मालूम होने चाहिए। अब ये 3 फार्मूले हमेशा आपको स्फेयर से रिलेटेड मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए और सर्कल के हवाले से ये 3 फार्मूले आपको
हर वक्त ज़बानी याद होने चाहिए। अब आते हैं डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 3 की तरफ। अब इस MCQ नंबर 3 में आपको एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो दी गई है। मतलब आपको बता दिया गया है कि आपके पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर का जो एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 17% है। तो इस स्फेयर के वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी। बेसिकली ये MCQ दरअसल आपके फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर से लिया गया है और इसमें आपको दिया गया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया जो कि 17% है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ये आपसे मांग रहा है। अब यहाँ पर हमें कैसे फार्मूले की ज़रूरत है जो किसी स्फेयर के वॉल्यूम और एरिया को आपस में इंटर रिलेट करे। जी हाँ, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज इक्वल टू 1/6 इंटू पाई अंडर द रूट और एरिया की पावर 3/2। अब डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा किसी वेरिएबल के साथ बिलोंग करती है। अनसर्टेनिटी कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म में नहीं होती, ये बात अपने ज़हन में रखें। तो ये चूंकि यहाँ पर हमारे साथ कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और यूँ इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम एंड अकॉर्डिंग टू पावर रूल। अगर आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में पावर रूल पढ़ा है तो पावर रूल के मुताबिक ये जो एरिया का पावर होगा इससे क्या बनेगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ये 3/2 होगा और यहाँ पर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया को लिख देते हैं। बस इस फार्मूले से आप बहुत इजीली इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम 3/2 और एरिया का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये हमारे साथ 17% है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इस 17 को 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21 आता है। 2 को हम कैरी करते हैं और ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, 3 1s are 3 और 2 ये हमारे साथ 51 आ जाएगा। और यूँ हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 और 51%। इसी तरह ये जो चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा ये 51/2 होगा और 51/2 जो है ये 25.5% के बराबर है। इसलिए अगर किसी स्फेयर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया 17% दिया गया है तो आप इसकी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इस फार्मूले से मालूम कर सकते हो और ये हमारे साथ 25.5% के बराबर आएगा। और इसलिए इस MCQ में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 3 नंबर MCQ में हमारे साथ बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 4 की। MCQ नंबर 4 कहता है कि द टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। पहला ऑप्शन है 4689 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन है 4559 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन है 4429 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी ऑप्शन है 4319 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट अगर इस MCQ को हम देखें तो बुनियादी तौर पर ये MCQ मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नंबर 18 से ले लिया गया है और ये दरअसल बेस करता है आइंस्टाइन की जो स्पेशल तीव्र रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम मास एनर्जी रिलेशनशिप कहते हैं, उसके बेस पर हम इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स हर मास जो है ये एनर्जी के एक मखसूस अमाउंट के इक्विवेलेंट है। तो जैसा कि हमारे साथ प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अपने मास के बलबूते पर एक ख़ास एनर्जी के इक्विवेलेंट है। इसी तरह न्यूट्रॉन अपने मास पोजेस करने की एबिलिटी पर या मास पोजेस करने की वजह से कुछ
एनर्जी के इक्विवेलेंट है। और ये इक्विवेलेंट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेट की गई है, और ये तीनों वैल्यू जो है वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए। अब याद रखें डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये कितनी एनर्जी का इक्विवेलेंट है? तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपने मास की वजह से इक्विवेलेंट है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। इसी तरह प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये अपने मास के बलबूते पर एक मखसूस एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और ये बराबर है 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह न्यूट्रॉन का जो मास है ये कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? ये 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब ये तीनों कम से कम आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। अब उसने ये पूछा है कि अगर आपके पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, अगर आपके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो इसका मजमूई मास, इसकी मजमूई एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या इसका मजमूई मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो देखिए, हम टोटल एनर्जी ढूंढना चाहते हैं इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या टोटल मास इक्विवेलेंट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ढूंढना चाहते हैं। तो उसने ये बताया है कि आपके पास क्या है, आपके पास 2 प्रोटॉन है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू मास इक्विवेलेंट या एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद उसने बताया है कि आपके पास 3 न्यूट्रॉन है, तो 3 न्यूट्रॉनों को हम यहाँ पर इसके साथ लिख देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इन सबको जमा करें तो हमारे साथ टोटल इक्विवेलेंट एनर्जी जो है, जो इन तमाम मासेस से हमें इक्विवेलेंट एनर्जी हासिल होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू लगा दें 2, तो प्रोटॉन जो है वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? 237 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अच्छा, न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? 238, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.51 के बराबर है। अब अगर हम इसको ज़रब करते हैं तो 9, यहाँ पर हम इसको ट्राई करते हैं, तो ये हमारे साथ 937 मल्टीप्लाइड विथ 2, इसको अगर हम 2 में ज़रब देंगे तो ये हमारे साथ 14 आ जाएगा, 1 कैरी होगा, ये 6 इंटू 7 होगा, और ये हमारे साथ 18 आ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों के ज़रब से हमारे साथ 1874 आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ज़रब कर देते हैं, मतलब 938 को हम 3 में ज़रब देते हैं, तो 8 3 24 होगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 2 9 और 3 3 9, और साथ में हमारे साथ 2 11 होगा, 1 को लगाते हैं, 1 को कैरी करते हैं, और 9 3 27 और 1 हमारे साथ 28 आ जाएगा। यूँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 28 इंटू 14। इसको अगर हम इसके साथ ज़रब करें तो ये हमारे साथ 1.02 आ जाता है। अब अगर इन सबको हम 8 करें तो हमारे साथ क्या आएगा, 1874, इसके साथ हम 8 करते हैं 2814, और इसके साथ हम 1.02 जो है इसको भी 8 करते हैं। अब देखिए 4 4 8 और 1 हमारे साथ आ जाएगा 9, 7 1 हमारे साथ 8 होगा, ये हमारे साथ 8 और 8 से 16 होगा, 1 कैरी हो जाएगा, और इससे हमारे साथ आ जाएगा 4। इसीलिए हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है ये 4689 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉनों की मजमूई मास को जितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट ले सकते हैं वो इसके बराबर है। इसीलिए इस MCQ नंबर 4 में हमारे साथ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 5 की। MCQ नंबर 5 कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन इन विजिबल रीजन
will be minimum for transition of electron from A ऑप्शन दिया गया है n is equal to 2 to p is equal to 1, B ऑप्शन दिया गया है n is equal to infinity to p is equal to 2, C ऑप्शन दिया गया है n is equal to infinity to p is equal to 1, D ऑप्शन दिया गया है n is equal to 3 to p is equal to 2। अब डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू दरअसल आपके सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से लिया गया है और इस एमसीक्यू में बुनियादी तौर पर वो बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि बाल्मर सीरीज़ में जो सबसे कम वेवलेंथ वाला फोटॉन खारिज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो चलो डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम पर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर हाइड्रोजन एटम। चूँकि इस एमसीक्यू में हमें विजिबल रीजन के हवाले से या विजिबल लाइट के हवाले से कहा गया है, तो आपको पता है कि विजिबल रीजन या विजिबल लाइट जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम है वो कंसर्न है बाल्मर सीरीज़ के साथ और बाल्मर सीरीज़ बिलोंग करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब छलांग लगाता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से आता है, 6 से आता है, 5 से, 4 से, 3 से अगर आता है और ये पहुंच जाता है सेकेंड ऑर्बिट में, तो उस वक्त जो एमिटेड लाइट होगा वो विजिबल रीजन के साथ बिलोंग करेगा और बाल्मर सीरीज़ जो है इसको हम कंसर्न कर सकते हैं, इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं किसके साथ, दूसरे ऑर्बिट के साथ, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ जाता है किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से। अब देखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से आता है सेकंड में, या कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है सेकंड में, या फिफ्थ से आता है सेकंड में, या 6 से आता है सेकंड में, या किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, लेट सपोज इनफाइनाइट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड ऑर्बिट में, इन तमाम सूरतों में जो इमिटेड लाइट होगा वो विजिबल लाइट होगा। और अब उसने ये पूछा है कि विजिबल लाइट अगर हम शार्टेस्ट वेवलेंथ का चाहता है, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, हमारे साथ शार्टेस्ट फोटॉन उस वक्त खारिज होगा विजिबल रीजन में कि जिस फोटॉन को खारिज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने सबसे लंबा जंप लगाया हुआ हो। तो देखें, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है तो ये लंबा जंप नहीं है, अगर फोर्थ से सेकंड में आता है ये भी इसके मुकाबले में तो लंबा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। अब डियर स्टूडेंट याद रखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से यहाँ तक छलांग लगाता है तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा और जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस का इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा उतना ही शार्टेस्ट वेवलेंथ वाला फोटॉन हमारे साथ खारिज होगा। तो याद रखें, अगर हम विजिबल रीजन में चाहते हैं कि हमारे साथ मिनिमम वेवलेंथ का लाइट जो है वो खारिज हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट ऑर्बिट से ट्रांजिशन करना होगा। कौन से ऑर्बिट में? सेकेंड ऑर्बिट में। अब यहाँ पर यह बात भी अहम है, n से मुराद वो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और p वो ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब ये वो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन शुरू होता है और p से मुराद वो ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आकर ख़त्म हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से यहाँ तक छलांग लगाएगा तो अब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस के नतीजे में मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन खारिज होगा। और ये भी याद रखें, मोस्ट एनर्जेटिक की फोटॉन की जो वेवलेंथ होगा वो सबसे शार्टेस्ट होगा। इसलिए अगर हम विजिबल रीजन में चाहते हैं कि हमारे साथ मिनिमम वेवलेंथ का फोटॉन खारिज हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा इनफाइनाइट ऑर्बिट से किस ऑर्बिट को?
p इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट को। इसीलिए इस MCQ में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें बताया गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन विजिबल रीजन में तब खारिज हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से p इज इक्वल टू 2 की तरफ ट्रांजिशन करता है। बात करते हैं MCQ नंबर 6 की। MCQ नंबर 6 कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन देम इज। पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री और डी ऑप्शन है 180 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, ये MCQ बुनियादी तौर पर आपके वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर से, जो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। और इस MCQ में बुनियादी तौर पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है। अब ये कहता है कि हम इन दोनों वेक्टरों के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ वेक्टर A है, ये आपके साथ वेक्टर B है, ये कहता है कि हम इन दोनों वेक्टरों के दरमियान कितना एंगल रख दें ताकि अगर हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लें या हम इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लें वो हमारे साथ इक्वल आ जाए। अगर डायग्रामेटिकली इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे साथ वेक्टर A है, ये हमारे साथ वेक्टर B है। अब हमसे वो एंगल मांगी गई है जिस पे ये दोनों वेक्टर इस कंडीशन को पूरा करें। कौन से कंडीशन को? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए A डॉट B के मैग्नीट्यूड के। अब ये दो वेक्टर इस कंडीशन को कौन से एंगल पे फुलफिल करते हैं वो एंगल हमने ढूंढना है। अब डियर स्टूडेंट, याद रखें जब भी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को आपस में आपने लिंक करना हो तो इसके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपको बताता हूं, उसको अपने साथ नोट करें और उसको आप हर उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को आप आपस में इंटरलिंक करना चाहते हो। तो वो फार्मूला हमारे साथ ये है कि A क्रॉस B मॉडुलस डिवाइडेड बाई A डॉट B मॉडुलस की जो रेशियो है ये हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। बस ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस MCQ को फटाफट क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमें बताया गया है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस B A क्रॉस A डॉट B के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अब ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें दिया गया है। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम किसी भी वैल्यू के बराबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को फॉर एग्जांपल x के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इसको यहाँ पर लगा दें तो हमारे साथ क्या आ जाएगा? x डिवाइड बाई x, क्योंकि ये और ये दोनों x के बराबर है। साथ में हमारे साथ क्या आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये और ये हो जाएंगे कैंसल आउट। आपके साथ क्या आएगा? आपके साथ आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इस टेंजेंट को उधर शिफ्ट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। और आपको याद होगा कि टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये 45 डिग्री के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा और ये हमारे साथ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 6 MCQ में हमारे साथ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसका मानना ये है कि अगर इन दोनों वेक्टरों के दरमियान एंगल 45 डिग्री हो जाए तो इन दोनों वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा। बात करते हैं MCQ नंबर 7 की। MCQ नंबर 7 कहता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल कैन एक्सप्लेन दी। अब ए ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, बी ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओनली
सी ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, और डी ऑप्शन है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विथ ग्रेटर एटॉमिक नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास में थ्योरी में पढ़ा होगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, ये इसकी एक खामी भी है कि ये लार्ज एटॉमिक नंबर वाले एटमों को एक्सप्लेन नहीं करता। बोहर थ्योरी सिर्फ एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्सप्लेन करता है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की एक बहुत बड़ी खामी ये है कि इट कैन एक्सप्लेन, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है, इट कैन एक्सप्लेन्स ओनली हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को एक्सप्लेन करता है। ये कॉम्प्लेक्स एटम्स को, एक ऐसे एटम जिसकी Z बहुत लार्ज हो, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पहले नंबर पे तो एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन एटम को, और दूसरे नंबर पे ये एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स को। अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स वो होते हैं दोज एटम्स which contains only 1 electron, which contains, ये एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। सो दोज एटम्स या आइंस which contains only 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटमों को हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। अब इसकी मिसाल क्या है, अगर आपके पास सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम है तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हीलियम के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये इस एटम को भी एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब इस हाइड्रोजन लाइक एटम को भी एक्सप्लेन करता है। अब ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा। इस तरह अगर आपके पास लिथियम है और आप इसको डबल आयोनाइज करते हो तो ये डबल आयोनाइज्ड लिथियम एटम भी हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम को बोहर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है। इसके अलावा ये बाकी एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए इस MCQ में अगर हम देखें तो हमारे साथ सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन कहता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करता है, या ऐसे एटम को एक्सप्लेन कर सकता है जिसमें सिर्फ एक एटम जो है वो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो, और ऐसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम का नाम दे सकते हैं, जिसको बोहर थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है। बात करते हैं MCQ नंबर 8 की। अब MCQ नंबर 8 कहता है कि व्हेन 50 जूल हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम, 20 joule of work is done by it. The change in internal energy will be. अब A ऑप्शन है 50 जूल, B ऑप्शन है 70 जूल, C ऑप्शन है 20 जूल और D ऑप्शन है 30 जूल। अब डियर स्टूडेंट, ये MCQ आपके फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है, जिसका टाइटल है थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली इस MCQ का ताल्लुक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मानना ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम विल कॉज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड विल कॉज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग।
तो मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम इस एमसीक्यू को देखें तो इस एमसीक्यू के मुताबिक उसने हमें बताया है कि एक सिस्टम को हमने जो हीट सप्लाई किया है वो 50 जूल हीट हमने एक सिस्टम को सप्लाई किया है, और इसके बदले में सिस्टम ने जो वर्डन किया है डेल्टा डब्ल्यू, ये वर्डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है, और ये कितना है, ये हमारे साथ 20 जूल के बराबर है। अब उसने पूछा कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली भी शो करें तो डायग्रामेटिकली इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक कंटेनर है और ये इस कंटेनर का पिस्टन है, इसके अंदर हमने कोई गैस जो है वो इनक्लोज किया है और इस गैस को हमने डेल्टा क्यू हीट जो है वो सप्लाई किया, और ये डेल्टा क्यू हीट जो है वो 50 जूल के बराबर है। ठीक है, अब ये हीट जब अंदर जाएगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक जब भी हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो ये हीट अंदर जाकर दो कामों में इस्तेमाल होता है। पहला काम तो इसका ये होता है, इस हीट एनर्जी का पहला काम ये होता है कि ये इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और दूसरा काम इसका ये होगा कि ये पिस्टन को अपवर्ड मूव करके ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्डन करेगा। इसलिए ये पिस्टन फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, तो जो ही ये पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस होगा तो ये पिस्टन जो है इस पर वर्डन किया जाएगा, और ये वर्डन हमारे साथ डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है, और ये वर्डन भी हमें दिया गया है जो कि 20 जूल के बराबर है। अब यहाँ पर इस एमसीक्यू में हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ढूंढना है। अब अपनी नौयत का इंतहाई आसान एमसीक्यू है, इसको आप यहाँ पर कीमत लगाकर बहुत ईजिली आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो डेल्टा क्यू की जगह पर हम लिखते हैं 50 जूल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने ढूंढना है, और वर्डन जो है वो हमारे साथ 20 जूल के बराबर है। अब बहुत आसानी के साथ आप इसको इधर शिफ्ट करें तो 50 माइनस 20 आपके साथ आ जाएगा, ये हमारे साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, और अब 50 माइनस 20 से हमारे साथ आ जाएगा 30 जूल। तो कहने का मकसद ये है कि इस एमसीक्यू में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें बताता है, वो 30 जूल का ऑप्शन है, जो कि इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एमसीक्यू नंबर 8 में डी ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की। एमसीक्यू नंबर 9 ये हमें बताता है कि द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी which are existing on the same equipotential line will be। अब पहला ऑप्शन हमें दिया गया है W is equal to Q into delta V। बी ऑप्शन हमें दिया गया है W is equal to minus Q into delta V। सी ऑप्शन हमें दिया गया है 0, और डी ऑप्शन हमें दिया गया है W is equal to F dot D। अब डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू बुनियादी तौर पर इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ बिलोंग करता है, या इक्विपोटेंशियल लाइन जो है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये एक एमसीक्यू है। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन होती है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी हो। इक्वी का मतलब होता है सेम, और पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल होता है। तो एक ऐसी लाइन जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक इस लाइन का इंतखाब करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक लाइन है और इसको हमने मुंतखब किया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इस लाइन का पोटेंशियल जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो फॉर एग्जांपल हमारे साथ 12 वोल्ट है, और ये हमारे साथ पॉइंट बी है, पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 वोल्ट के बराबर होगा। अब हम कह सकते हैं कि इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पर है।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमारे साथ एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, और हम इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं, तो उसने ये पूछा कि अगर हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान इस क्यू चार्ज को ले जाएंगे तो इस क्यू चार्ज पर होने वाला वर्डन जो है वो आप कैलकुलेट करें। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बराबर होता है वर्डन ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा वर्डन ऑन द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब अगर इन दोनों पॉइंट के दरमियान वर्डन को हम WA भी लेते हैं तो ये हमारे साथ वो वर्डन है जो चार्ज पर हम करते हैं जब हम इसको इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेस करते हैं। अब इसको अगर हम ढूंढना चाहें, सो वर्डन ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विल बी इक्वल टू, अब इस पार्टिकल पर जो चार्ज है वो तो हमारे साथ Q है, कोई पार्टिकल है हमारे साथ जिसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और इन दोनों मकामात के दरमियान जैसा कि आपको बता दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। जब ये इसके साथ 0 होगा तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, वर्डन फ्रॉम A टू B जो है वो 0 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस MCQ के मुताबिक अगर हम किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को A से 2 पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेस करते हैं जिसका पोटेंशियल एक जैसा हो, तो इस दौरान हम इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी वर्डन नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि वर्डन ना करने का बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें अगर आप किसी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान वर्डन 0 है, मतलब वर्डन नहीं हुआ है। तो वर्डन 0 का मतलब ये भी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है, 0 है। मतलब इस मुकाम पर इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस मुकाम पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही है। तो याद रखें, एक दूसरा पॉइंट भी आप अपने ज़हन में रखें, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट के दरमियान मूव करते हैं तो इन दोनों मुकामात के दरमियान वर्डन 0 होता है और इन दोनों मुकामात के दरमियान पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है और इन दोनों मुकामात के दरमियान इस पर जो वर्डन किया गया होता है वो भी 0 होता है। इसीलिए इस MCQ नंबर 9 में हमारे साथ जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 10 कहता है कि a heat engine absorbs heat at 427 सेंटीग्रेड and rejects into low temperature body at 77 सेंटीग्रेड, then its efficiency is, अब A ऑप्शन है हमारे साथ 22%, B ऑप्शन है 50%, C ऑप्शन है 33% और D ऑप्शन है 44%। अब डियर स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर ये MCQ थर्मोडायनामिक के चैप्टर से लिया गया है और ये बिलोंग करता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के साथ, ये बिलोंग करता है। देखिए, ये हमारे साथ एक हीट इंजन है, ये इसका HTR है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, और यहाँ पर कोई वर्किंग सब्सटेंस है जिसमें साइक्लिक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, और ये हमारे साथ LTR है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अब अगर इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और यहाँ पर हमें क्या हासिल हो रहा है, वर्डन हासिल हो रहा है। अब इस मशीन की हमने एफिशिएंसी ढूंढनी है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी बताया है कि इसका जो हाई टेम्परेचर बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है, 427 सेंटीग्रेड, और ये जो ये हीट लेता है
इस हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से इसका कुछ हिस्सा वर्डन में तब्दील करता है और कुछ हिस्सा ये रिजेक्ट करता है एक ऐसे बॉडी को जिसका टेम्परेचर 77 सेंटीग्रेड है। अब हमने इस हीट इंजन की एफिशिएंसी को ढूंढना है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एफिशिएंसी का फार्मूला जो है वो हमारे साथ ये है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100%। तो ये वो फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती जो अमूमन स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो इस फार्मूले में टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में पुट करते हैं, जिसके नतीजे में इसके साथ जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं आता। याद रखें, जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं इसमें आपने किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर लिखना है तो वो आपने SI यूनिट जो है वो लिखना है। और आपको पता है कि सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर का SI सिस्टम में यूनिट नहीं है, बल्कि SI सिस्टम में टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है। लिहाजा इस टेम्परेचर को भी आपने केल्विन में तब्दील करना होगा, इसको भी आपने केल्विन में तब्दील करना होगा, तब कहीं जाकर आप वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करोगे। तो चलो इसको हम केल्विन में तब्दील करते हैं। तो सेंटीग्रेड में हमें जो टेम्परेचर दिया गया है 427, इसमें हम क्या करेंगे 273 जो है वो इसमें ऐड करेंगे। अब अगर 427 में 273 हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ जो जवाब आएगा वो 700 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिलहाल आप यहां पर रख दें। अच्छा, अब आते हैं T2 की तरफ। तो T2 जो है वो हमारे साथ 77 सेंटीग्रेड है, लेकिन इसको केल्विन में तब्दील करने के लिए हम इसमें 273 जो है वो ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब केल्विन में आ जाएगा। तो T2 अगर आप इसको इसके साथ ऐड करते हो तो आपके साथ 350 केल्विन का आंसर जो है वो आ जाता है। अब वैल्यूज आपके साथ बिल्कुल तैयार है, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू बिल्कुल प्रिपेयर है। अब आप इसको एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट कर सकते हो। तो एफिशिएंसी के फार्मूले में ये वैल्यू पुट करने से हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस T2 की जगह पर हम लिखेंगे 350 और T1 की जगह पर हम लिखेंगे 700 और साथ में हमारे साथ 100% बाहर मौजूद होगा। अब देखिए, ये सिफर और ये सिफर तो हम कैंसिल आउट करते हैं। ये 35 है 1 और 35 2 से बनता है हमारे साथ 70। यूं हमारे साथ जो एफिशिएंसी बनेगी वो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा और इससे हमारे साथ क्या आएगा 100% आ जाएगा। अब अगर हम 1 से 1 डिवाइड बाई 2 माइनस करते हैं तो हमारे साथ अगेन जो जवाब आएगा वो 1 डिवाइड बाई 2 होगा और बाहर हमारे साथ क्या है 100%। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके साथ जो एफिशिएंसी आएगी वो 50% के बराबर होगी। इसलिए जो कंडीशन हमें दिया गया है उसके मुताबिक इस हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 50% के बराबर है और इसलिए 10 में हमारे साथ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन हमें बताता है कि इस गिवन कंडीशन के मुताबिक इस हीट इंजन की एफिशिएंसी 50% होना चाहिए।